देखिए, तो लास्ट अपान वायु की बात हो गई थी और वो सबसे कम जरूरी है इसमें, क्योंकि बहुत सिंपल से फीचर्स हैं, सिंपल उसका स्थान है, तो वहाँ क्वेश्चन भी नहीं बनते। समझ में आ ही जाता है कि जो भी अधोगति से प्रवृत्त होने वाली चीजें हैं, जैसे मल है, मूत्र है, आर्तव, शुक्र, गर्भ, है ना, तो उन सबको प्रवृत्त कराने वाला है स्थान पक्वाधान। और रोग होंगे तो बस्ती और गुदा के ही रोग होते हैं यहाँ से। यहाँ देख पा रहे हो वही चीज की उरु जो है अपान वायु का स्थान है, जबकि उरा प्रदेश हम लोगों ने ऊपर देखा, मूकजन और नुक, दो ट्रिक देखी थी हमने दोनों में, वहां उदान वायु का स्थान है वो, जो उरा प्रदेश बताया गया है। नेक्स्ट चलिए, प्राकृत वात के कर्म। तो स्वयं कर्म कुर्वते देहो धार्यते तैर अनाम है, कि अपने काम नॉर्मली करती है जो होते हैं वात, और इसके अलावा देह को निरोग बना के रखती है। यही है कि शुक्र दोष और प्रमेय, इनमें व्यान वायु और अपान वायु, इनका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा सुश्रुत ने बताया है। व्यान वायु और अपान वायु, शुक्र दोष और प्रमेय के अंदर, याद रखेंगे, पूछा जा चुका क्वेश्चन ये। व्यान वायु अपान वायु दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, शुक्र दोष में भी प्रमेय में भी। विकृतवात, तो शरीर का प्राणों का नाश कर देगी। शारंगधर का श्लोक भी लिखा है, सारी वायु कहाँ कहाँ रहती है, तो नॉर्मल सी बात है, देख लोगे आप। मलाशय चरित कोष्ठे वन्य स्थाने तथा हृदय। ठीक है, कंठ सर्वांग दिशेषु वायु पंच प्रकार था। तो पांचों तरह की वायु के स्थान बता दिए कि मलाशय में मतलब अपान वायु रहती है, कोष्ठ यानी समान वायु, है ना, कोष्ठ वन्य स्थान है। हृदय प्रदेश तो प्राण वायु हो गई, कंठ देश के अंदर उदान वायु हो गई, और सारे शरीर में सर्वांग दिशेषु, तो ये व्यान वायु की बात हो गई। तो देख के समझ में आ जाता है। चरक ने वात की वजह से होने वाले 80 नानात्मक विकारों का उल्लेख किया। पित्त की वजह से 40 और कफ की वजह से 20, तो 80 40 20 नंबर याद है आपको। आचार्य हारित ने 84 वात नानात्मक रोगों का उल्लेख किया है। तो हारित ने 84 वात नानात्मक रोग बताया, और यही आपको याद रहना चाहिए कि शारंगधर ने 10 रक्त नानात्मक रोगों का उल्लेख किया। 10 रक्त नानात्मक रोगों का उल्लेख पाए शारंगधर। नेक्स्ट आ जाती है वातिक रोगों की संप्राप्ति। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, तो देख लेना। देहे श्रोतासि रिक्तानि पुरीत्वा अनिलो बलि करोति विविधान व्याधीन सर्वांग एकांग संश्रितान। तो क्या होता है कि देह में जो स्रोतस हैं हमारे, कहना उनमें जहां भी जैसे कोई दृष्टि होगी ना, तो वहां पे वायु आ जाएगी, बलवान वायु, और आके फिर रोग उत्पन्न कर देगी। तो देह श्रोतासि रिक्तानि पुरीत्वा अनिलो बलि और करोति विविधान व्याधीन सर्वांग एकांग संश्रितान, कि हो सकता है सर्वांग की व्याधि हो सकता है कि एकांग की व्याधि हो। पूर्व रूप की बात कर लेते हैं, तो दो रोग ऐसे हैं जिनके पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं, एक है वात व्याधि और एक है शतक्षीण। शतक्षीण के श्लोक में अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो ये जो वर्ड है यहाँ तेषाम, आपको बताया था वहां तस्याम करके शब्द था। चाहो तो लिख लो, अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ भी लिख लो, उससे याद रह जाता है। एक चीज को तब तक लिखो जब तक याद ना हो जाए आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है इस बारे में मुझे याद नहीं, फिर लिख लो यहाँ पे। तो पूर्व रूप अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, कि इस व्याधि के पूर्व रूप पहले से कुछ होते नहीं है, तय होता नहीं है कि कब हमें चोट लगने वाली है, कब खिंचाव होने वाला है मेरी मसल्स के अंदर, तो अव्यक्त है। लक्षणों की बात कर लें तो आत्म रूपम तु तद अव्यक्तम अपायो लघुतापना। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ये जो लक्षण कुछ भी नहीं थे और एकदम से कुछ चीजें दिखाई देने लगती हैं, तो उन्हीं को व्याधि का लक्षण समझना चाहिए। ठीक है, और जब उनमें लघुता हो जाए तो समझना चाहिए कि अपाय हो गया, मतलब रोग दूर हो गया। तो अगेन कोई खास बात नहीं है, नेक्स्ट चलोगे। तृष्णा का पूर्व भी कह रहे हैं लाघवम अपाया, वहां भी इस तरह का शब्द आया हुआ लिख रहे हैं, लाघव अपाया करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कुपित वायु का लक्षण, संकोचा पर्वणाम स्तंभो गर्भ शुक्र रजोनाश। कहने का मतलब है जितनी भी कंडीशन है बातें वो लिखी हुई है यहाँ पे, ये कुपित हुई वायु है, उसकी वजह से चीजें हो रही हैं, कि पर्वों में स्तंभ हो रहा है, संकोच हो रहा है, गर्भ का, शुक्र का, रज का नाश हो रहा है, ग्रीवाश्चापी हुंडम, गर्दन हिलती रहती है बहुत सारे लोगों की। तो कह रहे हैं वो भी एक बात कंडीशन है। अब देखोगे यहाँ से मेन चीज चैप्टर की शुरू होती है। एक तो वो कि कौन सी वायु कहाँ रहती है, क्या रोग करती है, वो चीज आपने याद कर ली होंगी। अब है किस स्थानगत वात की वजह से क्या लक्षण आते हैं, ये इस चैप्टर की काफी जरूरी बात है, ध्यान से देखोगे। तो फर्स्ट लिख रहे हैं कोष्ठ आश्रित वात का लक्षण। तो कोष्ठ में चलेगी बात, तो निग्रह मूत्र वर्ज। ठीक है, तो मल और मूत्र रुक रहे हैं जब कोष्ठ में वायु चली गई है। इसके अलावा व्रग्न, हृदय रोग, गुल्म, अर्श, पार्श्वशूल, ये सब हो जाते हैं, वो छोड़ो, आप ये लाइन देख लेना। निग्रह मूत्र और वर्ज, दो चीजें रुक जा रही हैं। सर्वांग कुपितवात, गात्र स्फुरण, भंजन, संधि स्फुटन, नहीं याद करना। नेक्स्ट है गुदगतवात,
ग्रह विण मूत्रवात। देखो अभी आपने देखा कि कोष्ठगत वात थी तो दो चीजें रुक रही थी सिर्फ, कौन कौन सी? विण और मूत्र। लेकिन गुदगत वात के अंदर विण मूत्रवात तीनों रुक जा रहे हैं, यानी वायु का भी यहाँ पे अवरोध हो रहा है। तो विण मूत्रवात तीनों में रुकावट आ रही है गुदगत वायु में, ये याद रखोगे आप। बाकी आधमान हो जाता है, जंघा, उरु, त्रिक, पृष्ठ रोग, शोष, देख लेना, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है आमाशयगत वात। इसकी वजह से विसूचिका हो जाता है। आमाशयगत वात, विसूचिका। पक्वाशयगत वात, आंत्रकूजन, आटोप, क्रच, मूत्र पुरुषत्वम, आनाहा और त्रिक वेदना। तो आमाशयगत वात के अंदर विसूचिका याद कर लोगे, पक्वाशयगत वात में याद करना चाहो चलो तो त्रिक वेदना याद कर लेना, त्रिक वेदना। पक्वाशयगत वात में त्रिक वेदना, है ना, सैक्रल रीजन, बिल्कुल लास्ट में कहने का मतलब वहां वेदना हो रही है। इंद्रियगत वात, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या होता है? तो इंद्रियों का वध हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि जिस इंद्रिय में जाएगी वायु, उस इंद्रिय का वध हो जाना, यानी उसका काम करना बंद कर देना। तो श्रोत्रादि इंद्रिय बद्धन। त्वगतवात, पर्वरुक, ये भी याद रखोगे। त्वचा में वायु चली गई है तो पोर्वों में दर्द होगा, मतलब रुक होगी। तो जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं ये पर्वरुक, फिंगर्स के जैसे। त्वगतवात। रक्तगतवात बहुत बहुत जरूरी है, आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन था शायद, कल सही किया था हम लोगों ने, है ना। तो अरुणशी और भुक्तस्य स्तंभ, कि जो भी खाया मतलब अनडाइजेस्ट नहीं हो रहा, कि वहीं रुका हुआ है ऐसा करके। तो भुक्तस्य स्तंभ होना, भोजन का रुक जाना। मंजिता, चरक की किस त्वचा में होती है अरुणशिका? षष्ठी तत्व में सर। कौन सी छठी बोली में। बेटा? छठी, ठीक है। ठीक है। छठी सर, षष्ठी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो रक्तगतवात अरुणशी और भुक्तस्य स्तंभ होना, यानी अन्न का रुक जाना। नेक्स्ट है मांस मेदगतवात। मांस और मेद में अगर वायु चली जाए तो अंगों का गुरु होना जरूरी, देखोगे ये बहुत जरूरी है। दंड मुष्टि हथम पीड़ा, ऐसा लगना कि डंडों से पीटा गया है ना, मुष्टि से प्रहार किया गया है। दंड मुष्टि हथम पीड़ा। यही चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, लिखो मांस अर्बुद का निदान। मांस अर्बुद का निदान, ठीक है, मुष्टि से आघात या मुष्टि प्रहार। तो मांस अर्बुद का निदान बताया गया है कि मुष्टि प्रहार की वजह से वो हो जाता है, मांस अर्बुद। क्लियर? यहाँ बाकी देख पा रहे हो, मांस मेदगत वात के अंदर दंड मुष्टि हथम पीड़ा। श्रमितम अत्यर्थम, तो बहुत ज्यादा थकावट होना, श्रमितम अत्यर्थम। नेक्स्ट है मज्जा अस्थिगत वात। तो अस्थि पर्व भेद, मांस बल क्षय। जरूरी है, लास्ट वाली लाइन है, सतत रुक, लगातार दर्द हो रहा है और आस्वप्न, इसलिए नींद भी नहीं आ रही है। तो मांस वेदगत में जरूरी था दंड मुष्टि हतम पीड़ा, श्रमितम अत्यर्थम। और यहाँ मज्जा और अस्थि अगली दो धातुएं जो हैं, उनमें है सतत रुक होना और आस्वप्न, नींद ना आना। नेक्स्ट है सिरागत कुपितवात। सिराओं में वायु कुपित हो गई तो मंद रुक और शोफ, कोई खास नहीं कि मंद पीड़ा हो रही है, शोफ हो रहा है। संधिगत वात, इसको देख लोगे तो हम लोग जो बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस, वो यही चीज है, संधिगत वात। तो ये श्लोक वैसे तो अगर आपको याद हो तो ज्यादा बेहतर है। तो वात पूर्ण धृति स्पर्श, शोथा संधि गते अनिलः, ये श्लोक है पूरा। ये श्लोक नंबर 37 आपकी बुक्स में। वात पूर्ण धृति स्पर्श, शोथा संधि गते अनिलः, प्रसारण आकुंचन प्रवृत्तिश्च सा वेदना, यानी प्रसारण और आकुंचन में वेदना होना। इसके अलावा वात पूर्ण धृति स्पर्श, स्पर्श करने पे ऐसी फीलिंग आएगी जैसे अंदर वायु भरी हुई हो, बस्ती के अंदर। ठीक है। शोथ होता है। तो श्लोक रट लेना बेटा, आपसे पूछा जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के रेफरेंस में, बता रहा हूँ आपसे। तो वात पूर्ण धृति स्पर्श, शोथा संधिगत अनिला, प्रसारण आकुंचन प्रवृत्ति वेदना। नेक्स्ट चलिए। अर्दित। अर्दित को हम लोग रिलेट करते हैं फेशियल पेल्सी के साथ, ठीक है, फेशियल पैरालिसिस मतलब उसके साथ। तो यहाँ देखोगे क्या लिख रहे हैं, श्लोक नंबर 38 से 42 के बीच में पूरा लिखा हुआ है। तो अतिवृद्धा शरीर अर्धम एक वायु प्रपद्यते,
उपशोष्य अस्रक बाहुपादम च जानू च, वक्री करोति नासा भ्रू ललाट हनुस तथा। तो यहां से समझ में आ रहा होगा कि वक्र कर देती है नासा भ्रू ललाट हनु प्रदेश इनको। शब्दुश्च निग्रहते, यानी छींक भी रुक जाएगी, छींक भी नहीं आएगी व्यक्ति को। स्तब्धम नेत्रम बाध्यते श्रवणो भिद्यते स्वरा, यानी सुनने की और बोलने की क्षमता भी नष्ट हो जाएगी। तो बाध्यते श्रवणो भिद्यते स्वरा। तस्मिन् मुखार्धे व केवले स्याद अर्दितम, तो यानी कि सिर्फ आधे चेहरे में, ठीक है। मुखार्धे व केवले, यहाँ पे श्लोक देखोगे ना, तो पूरा लिख लो इसको, यहाँ भी अधूरा लिख दिया है, पूरा श्लोक कर लो इसको। लिखो अर्धे तस्मिन मुखार्धे व केवले, इसके आगे अर्धे वर्ड जोड़ दो बेटा, यहाँ लिखा नहीं। तो अर्धे है, पूरा शब्द ये है अर्धे, ठीक है। तो अर्धे तस्मिन मुखार्धे व केवले स्याद अर्धितम, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस का इन्वॉल्वमेंट होता है इस व्याधि के अंदर। अगर चरक की हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि जिस शरीर के आधे भाग में वायु कुपित रहती है उस भाग में, अथवा केवल मुख के आधे भाग में, बस समझ रहे हो मतलब, कि या तो शरीर के आधे भाग में, या फिर हो सकता है सिर्फ चेहरे के आधे भाग में ये रोग दिखाई देगा। तो ये लिखना है इसका मतलब, अर्धे तस्मिन, ये तो आधी बॉडी में, या फिर मुखार्धे वा केवल, कि सिर्फ मुख के आधे हिस्से में दिखाई दे लक्षण। तो इस रोग को बोलते हैं अर्धित। क्लियर? तो क्या क्या याद रखना है? तो एक तो एक ही वायु की वजह से होता है रोग, ठीक है। दूसरा, मुख टेढ़ा हो जा रहा है, समझ ही आ रहा है, वक्रीकर होती। फिर छींक नहीं आ रही है, बाध्यते श्रवणो भिद्यते स्वरा। और ये लास्ट लाइन भी काफी जरूरी है कि चरक ने कहा अर्धे तस्मिन मुखार्धे व केवले, कि आधे हिस्से में शरीर के या फिर सिर्फ मुख में होने वाला रोग है अर्धित। तो पूछता है कि चरक और सुश्रुत के रोग होने के स्थान में क्या डिफरेंस है। तो सुश्रुत ने जो सुश्रुत बात की की बात है, करता हाँ बेटा, वो सिर्फ मुख की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ मुख और शरीर दोनों की बात आई है। नेक्स्ट देख लो भाव प्रकाश। वो तो कह रहे हैं कि अर्धित तीन तरह का होता है। अर्धित तीन तरह का दोषों के अनुसार दे दिया उन्होंने, वातिक पातिक कफज। सुश्रुत की अगर बात करें तो उन्होंने पूर्व रूप दिया इस व्याधि का कि यस्य अग्रजो रोमहर्षो वेप्थु नेत्रम आविलम वायु ऊर्ध्वम त्वची स्वाप तोद मन्या अनुग्रह। यानी इस रोग के पूर्व रूप में रोमहर्ष मिलता है, वेप्थु यानी कंपन होना, नेत्रों का आविल होना, आविल यानी गंदा होना नेत्रों का, ठीक है। तो यस्य अगर जो रोमहर्षो वेप्थु नेत्रम आविलम, तो वही है कि क्योंकि अ, आंखों से भी आप चेहरे में भी देखोगे क्या होता है, सलाइवेशन होने लगता है साइड से एक साइड, ड्रॉप हो जाती है जैसे। ऐसी आंखों की बात भी है, आंखें कई बार ऐसी लगेंगी, एक आंख जैसे जिस साइड में इफेक्ट होगा कि वो साइड जो है आपकी लूज हो जाएगी, तो ठीक से क्लीन नहीं हो पाएगी आंखों की, वो गंदी रहती है, ठीक है। तो वही चीज लिखना है। तो इससे अगर जो रोम हर्षो वेप्थु निद्रा माविलम वायु ऊर्ध्वे त्वची स्वाप, तो त्वचा में स्वाप हो जाना, तोद होना, और मन्य अनुग्रह रोग हो जाना, तो ये सब देख लेंगे आप। कह रहे 3 वर्ष पुराना हो जाने पर अर्धित असाध्य हो जाता है। तो याद रखोगे, अर्धित रोग 3 वर्ष पुराना हो जाने पे असाध्य हो जाता है। अर्धित मुख्य केवल आधे भाग में होता है सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। फिर आगे एक बात बता रहे हैं कि पक्षवद या एकांग रोग या पक्षाघात रोग जो होता है वो शरीर के आधे भाग में होता है, ठीक है। पक्षवद एकांग रोग पर्याय है उसी का, उसी को पक्षाघात भी कहते हैं, वो शरीर के आधे भाग में होता है। तो चरक में दोनों चीज एक साथ बता दी यहाँ पे। आगे चलेंगे मन्यस्तम या अंतरायाम। तो दोष इसमें नाड़ी का आश्रय करते हैं और मन्य प्रदेश में स्थित हो जाते हैं। मन्य प्रदेश यानी आप ग्रीवा समझ सकते हो, ठीक है। ग्रीवा में स्तंभ हो जाएगा, दंता नाम दशनम के व्यक्ति दांतों को खा रहा है, चलो मुझे बता देंगे। शिवांगी, पशु विष के किस वेग में दंता नाम दशनम ये लक्षण वहां मिलता है पशुओं में? स्मृति, है। स्मृति, यस सर। बोलो बेटा। अच्छा, पशुओं में कितने वेग होते हैं विष के, स्मृति ये बताओगे? गलत बात है बेटा, स्मृति है ना, नाम के अनुरूप। चार। 4 होते हैं। नाम के अनुरूप कार्य होने चाहिए, स्मृति नाम है। अगर स्मृति में नहीं होगी बात तो कैसे चलेगा बेटा? इस बार एग्जाम देना है स्मृति आपको?
नो सर। इस बार नहीं देना, अगली बार देना, ठीक है चलो, फिर तो कोई बात नहीं, फिर नहीं बनता, अभी क्या ना। तो याद रखोगे। शिवांगी याद नहीं है बेटा, 4 वेग होते हैं, चतुर्थ वेग में है ये लक्षण। ठीक है, याद रखो। तो खैर यहाँ भी देख पा रहे हो, दोष नाड़ी का आश्रय करते हैं, मन्य प्रदेश में स्थित हो जाते हैं, ग्रीवा स्तंभ लक्षण मिलेगा, दंतानाम दशनम, और शिरोग्रह और जृंभा। तो ये कुछ लक्षण है, आप देख लेंगे, कोई खास ऐसा नहीं है रोग। आगे देखें। सुश्रुत ने मन्य स्तंभ के कुछ कारण जो बताए वो देखोगे, वो ज्यादा जरूरी है। कि सुश्रुत ने कहा ऊर्ध्व निरीक्षण, यानी ऊपर की ओर देखना एकदम से अचानक से, जैसे उसकी वजह से मन्य स्तंभ हो जाता है। और दोष बता रहे हैं वहां पे कि कफ और वात दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। सुश्रुत निदान एक के अंदर बताया गया कि श्लेष्म आवृत वात की वजह से मन्य स्तंभ रोग होता है। ठीक है। और कह रहे हैं कि अंतरायाम रोग का वर्णन पृथक से किया उन्होंने, तथा उसके लक्षणों में स्नायु प्रतानम अनिलो विस्तब्ध अक्ष, ऐसा करके लिखा है कि जो स्नायु होते हैं, तो वो वायु से जो है मतलब वायु जो है वहां पहुंच जाती है स्नायु के अंदर, और उसकी वजह से लक्षणों में विस्तब्ध अक्ष, आंखों का विस्तब्ध होना, और जैसे आश्चर्यचकित नेत्र होते हैं उस तरह हो जाना, कफ का वमन होना, तथा दोष अंगुली, गुल्फ, जठर, हृदय, वक्ष और गले में आश्रय कर लेते हैं। तो इस तरह की बात लिखी हुई है। तो आप ऐसा याद रख लेना कि अंतरायाम में स्नायु का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसा करके याद कर लेना, बस बहुत है। यहाँ देख भी पा रहे हो कि अंतरायाम में सुश्रुत ने स्नायु का इन्वॉल्वमेंट कहा है। चरक की अगर बात करें, उन्होंने एक साथ ही लिखा है अंतरायाम को और मन्य स्तंभ को, तो इसके अंदर सिरा और नाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट बताया है। वाग्भट ने इसमें धमनी का इन्वॉल्वमेंट कहा है। आचार्य वाग्भट ने धमनी का इन्वॉल्वमेंट बताया है। सवाल नहीं आते इस चीज पे, ठीक है, लिखा जरूर है मैंने, लेकिन सवाल नहीं आते। नेक्स्ट देखोगे बहिरायाम। तो बहिरायाम में दोष पृष्ठ एवं मन्या में रहकर सिराओं का शोषण करते हैं। ठीक है। कैरेक्टर लिखे हैं, दंता नाम दशनम, तो कह रहे हैं ऐसा अंतरायाम में भी मिलता है। वाग्ग्रह मिलता है। तो याद रखोगे, बहिरायाम के अंदर वाग्ग्रह मतलब बोलने में समस्या, जबकि अंतरायाम में कैरेक्टर है शिरोग्रह। तो दोनों को ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि बहिरायाम में वाग्ग्रह मिलता है और अंतरायाम में शिरोग्रह मिलता है, ये याद रखना आप। आपकी बुक्स में बेटा श्लोक नंबर ये 45 के अंदर है मन्य स्तंभ और अंतरायाम, 44 45 के अंदर। और इसके अगले जो श्लोक है 46 7 48, वहां पे बहिरायाम है। क्लियर। तो मेन कैरेक्टर जो डिफरेंस है वो यही है कि अंतरायाम के अंदर शिरोग्रह मिलता है और बहिरायाम के अंदर वाग्ग्रह मिलता है। बा से बहिरायाम, बा से वाग्ग्रह, ऐसे याद रखेंगे। एक लाइन लिखी है लास्ट में आके बहिरायाम के लिए कि जात वेगो निहंत्येश वैकल्यम व प्रयच्छति। इसका मतलब है कि इस रोग से या तो रोगी मर जाता है, अगर नहीं भी मरता है तो ये रोग उसको विकल अवश्य कर देता है। विकल यानी तो कोई ना कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी छोड़ जाएगा, इतना तो कर ही जाएगा, कह रहे हैं। यही लिखा है कि भेल ने प्रष्ट रोग 2 प्रकार के बताए, कोई खास बात नहीं है। आगे चलेंगे। अगला रोग है हनुस्तंभ। तो हनु जो है स्तंभित हो गई है, हनुस्तंभ। विव्रत अस्यत्वम अथवा कुर्यात स्तब्धम आवेदनम। ठीक है। 2 वर्ड आए, विव्रत अस्यत्वम और संवृत वक्रताम, ऐसा करके। तो हनुस्तंभ के अंदर होता क्या है, मेन बात ये समझ लो। हम लोग जो कहते हैं ना, जो वो लोक हो गया। अब चाहे हो सकता है उस समय आपका मुख ओपन हो, है ना, खुला का खुला रह जाए, हो सकता है मुख बंद हो तो बंद का बंद रह जाए, तो वो चीज है हनुस्तंभ। तो कुछ रटना ही नहीं है, या तो मुख विवृत होगा या संवृत होगा, मतलब खुला होगा या बंद होगा, बस ये लिख रहे हैं। आगे चलिए, आक्षेपक रोग। ठीक है। तो मुहुर अक्षिपति क्रुद्धो गात्राण्य आक्षेप को अनिलहा पाणिपादम च संशोष्य स्थिरा स्नायु कंट्रहा। तो आक्षेप रोग में व्यक्ति बार बार अक्षेपित होता है, मतलब बार बार आक्षेप आते रहते हैं उसको, दौरे आते रहते हैं मतलब। ठीक है। कह रहे हैं कि वायु जो है क्रुद्ध होकर गात्र यानी अंगों को इन्वॉल्व करती है। पाणिपादम चा संशोष्य, हाथ पैरों में भी उनको भी संकुचित कर देगी। सिरा स्नायु कंडराओं को संकुचित कर देगी। तो होता क्या है कि टोन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा ना, जब फिट्स आते हैं जैसे, तो वो टोन जो बढ़ जाती है, कई बार लोग बिल्कुल अपना जो को क्लोज कर लेते हैं टाइटली, अपनी जो मुष्टि मतलब मुट्ठी है इसको बंद कर लेते हैं, अपने आर्म से पकड़ लेते हैं। तो वो सारी बात लिखना चाह रहे हैं। अगेन कोई खास चीज नहीं है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से भी। नेक्स्ट आ जाओगे दंडक। दंडक रोग।
ये है श्लोक नंबर 51-52। पाणी पादः प्रश् श्रोणी स्तंभनाति मारुतः दंडवत स्तब्ध गात्रस्य दंड का स्वनुपक्रम। तो एक तो रोग को अनुपक्रम कह दिया, ये जरूरी बात है कि ये रोग जो है दंडक, ये असाध्य रोग होता है। इसको टिटनेस के साथ रिलेट करते हैं अगेन, टिटनेस के साथ ही रिलेट करते हैं दंडक को। होता क्या है टिटनेस में, क्या होगा कि टोन बढ़ जाती है अगेन बॉडी की। तो वही चीज है, पाणी पाद शिरा प्रस श्रोणी सब स्तंभित हो जाएंगे, बिल्कुल स्टिफ हो गए। क्लियर, तो सवाल इस पे भी नहीं आता। बस इतना याद रखोगे कि अनुपक्रम कहाँ है, और यही देख पा रहे हो सुश्रुत ने इसके लिए लिखा है कृच साध्य। तो चरक ने तो असाध्य कह दिया और सुश्रुत ने इसको कृच साध्य कहा है, ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट है पक्षवत। पक्षवत, तो चेष्टा निवृत्ति वाक स्तंभ, की एक साइड की चेष्टाएं ही नहीं हो रही, वो कह रहे व्यक्ति बोलने में भी असमर्थ है। देख लेंगे, चेष्टा निवृत्ति देख लो आप, और कुछ खास नहीं है। एकांग रोग, तो गृहीत्वा अर्धम शरीरस्य शिरा स्नायु विशोष्य च पादम संकोचते एकम हस्तम व तो शूलकृत। तो जो पक्षवत है ना, हमने कहा कि वही एकांग रोग होता है, एक ही होता है, कुछ खास अंतर है नहीं, तो दोनों एक ही रोग हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि शरीर के आधे हिस्से को जो है वायु ग्रहण कर ले, वहां की शिरा स्नायु इनमें शोषण कर ले, एक पैर संकुचित हो जाए या एक हाथ संकुचित हो जाए, साथ में तोड़ शूल ये चीजें हो रही हो, तो ये होता है एकांग रोग। नेक्स्ट रोग आता है बेटा गृध्रसी। ये है जरूरी रोग जो आपको रटा हुआ होना चाहिए। गृध्रसी ये बहुत जरूरी है, इसका श्लोक बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। स्फिक पूर्वा कटि पृष्ठ उरु जानु जंघा पदम क्रमात् गृध्रसी स्तंभ रुक तोदे घृति स्पंदते मुहु वाताद वात कफाद तंद्रा गौरव और उचकान्विता। तो देखो, दो चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। एक, कि ये रोग किस तरह आगे बढ़ता है। दूसरा, इस रोग को भले ही आप वात व्याधि में पढ़ रहे हो, लेकिन इसके दो वेरिएंट बताए गए हैं। एक में सिर्फ वात का इन्वॉल्वमेंट है, एक में कुछ लोग ऐसा कहते हैं वात के साथ कफ का, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा है, एक वात है और एक कफ है। दो वेरिएंट है इसके, वातज और कफज। तो जो भी आप समझना चाहो, ठीक है। तो देखो कैसे रोग आगे बढ़ता है, ये क्रम बहुत जरूरी है। ठीक है, इस क्रम को याद रखना है। स्फिक पूर्वा कि पहले स्फिक प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फिर नीचे की तरफ व्याधि आगे बढ़ रही है। तो स्फिक पूर्वा, फिर कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा, पदम क्रमात्, तो पैर में बिल्कुल नीचे तक पहुंच गई व्याधि। स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा पदम क्रमात्। क्लियर। गिरध्रसी क्या होता है इसके अंदर, स्तंभ रुक यानी पीड़ा होना, तोद, स्पंदते मुंह, ठीक है, बार बार स्पंदन हो रहे हैं। फिर वाताद वात कफात, की वात की वजह से होती है और वात और कफ की वजह से भी होती है, दूसरा वेरिएंट जो है। तो कह रहे हैं वात और कफ की वजह से जो वेरिएंट है उसके लक्षण क्या होंगे, तंद्रा गौरव और उचकान्विता। समझ आ रहा होगा, कफ के लक्षण है वो तंद्रा होना, गौरव होना, अरुचि होना। और ये वाले जो है ऊपर, जहाँ स्तंभ रुक तोद ये सब हो रहा है, जहाँ पीड़ा हो रही है, तो मतलब ये वातिक वाला जो कैरेक्टर है। ठीक है, और नीचे वाले जो है वो वात कफज वाले के हैं, तो कफ के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं कि साथ में तंद्रा गौरव रुचि ये मिलने लगे, तो मतलब वात कफज टाइप है। माधव वाजयाम भवे तोदो देह से अपि पूर्वकृताम, की वात की वजह से तोद होता है, और देह जो होती है वो वक्र हो जाती है। चलो मैं आगे नहीं बढ़ा रहा आज, क्योंकि मैं ही थोड़ा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा भी आज सेचुरेशन सा हो रहा है ना। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, कल सैटरडे है, आपकी छुट्टी रहेगी, पता है आपको। तो क्या करोगे छुट्टी के दिन, क्या करना है, तो जितना पढ़ाया है कोशिश ये होनी चाहिए कि सबको रिकॉल कर लें। जब चैप्टर नंबर 28 चल रहा है ना, मैं आपको एक लेक्चर दूंगा याद करने के लिए, क्योंकि आपके पिछले 2 दिन में थोड़ा कम हो रही है क्लास। एक लेक्चर भी दूंगा याद करने के लिए, ठीक है। एक ही लेक्चर दूंगा बस, जिसमें मेनली आवरण होंगे बस वायु के, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो आपका रिव्यू, आपका टाइम जो कल का मिलेगा आपको, कल मिलेगा, और परसों भी कह रहा हूँ मिलेगा। संडे में एक ही क्लास क्योंकि होती है, उसमें कवर कर लेंगे, फिर बाकी दिन खाली रहोगे आप, सुबह ही क्लास कर लेंगे। तो आप इन 2-3 दिनों का ये यूटिलाइजेशन करोगे कि पूरा चरक चिकित्सा 1 to 28 जहां तक आप पढ़ चुके हो, इसको पूरे को अच्छे से रिवाइज कर लो। पर डे 10 चैप्टर्स के लिए रख दो, कि एक दिन 10 चैप्टर, दूसरे दिन फिर 10, तीसरे दिन फिर 10, क्योंकि इसका टेस्ट भी करना है अगला। वेडनेसडे को द्रव्य गुण का टेस्ट है, तो वेडनेसडे के एक दिन का गैप कर लेंगे बस, वहां टाइम नहीं देंगे फिर ज्यादा, यानी कि फ्राइडे के दिन। ठीक है, फ्राइडे नहीं तो सैटरडे पक्का आपका चरक चिकित्सा 1 to 30 का टेस्ट होगा। सैटरडे, चलो दिन फिक्स कर देते हैं अभी, नेक्स्ट वीक में सैटरडे।
क्लियर? तो याद रखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतने रखते हैं। और अगला सेशन करना है क्वेश्चन आंसर का। मुस्कान है? मुस्कान करने का इन लोगों में कोई नहीं है आज? वेडनेसडे को द्रव्य गुण का है ना। हाँ बेटा, वेडनेसडे को द्रव्य गुण का है, और सैटरडे को काय चिकित्सा। ये मतलब चिकित्सा वाला पोर्शन जो है। क्वेश्चन आंसर करना है। कौन कौन लोग करना चाह रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन? आएंगे तो बताओ, फिर मैं करूँ, वरना तो कोई फायदा नहीं। कौन कौन आएंगे सेशन में? सुचिता है, और दो चार लोग हो तो कराने में फायदा है, वरना कोई फायदा है। सुचिता, मंजिता और, देखो इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब इसको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तो ऐसा है कि कोई इच्छुक नहीं आने का। बस दो तीन लोगों ने लिखा है कि हम। प्रियंका, मंजिता, सुचिता। आ, ठीक है, चलो हो जाएंगे चार पांच लोग। ठीक है, 10 मिनट ब्रेक करो। ब्रेक के बाद आपका सेशन शुरू कर देता हूँ, ठीक है? तो कराएगा कौन? सुचिता, आप ही कंडक्ट करना उसको, ठीक है बेटा? हाँ सर। ठीक है, चलो 10 मिनट, थैंक यू।